Hello and welcome to everyone to this new episode of Gupshup with Gil. Today is a special episode because it's going to be recorded and shot in a different language. A lot of us in the Indian sports fraternity sometimes call Harsha Bhogle as the voice of Indian cricket. I have someone with me who I might would want to call as the Hindi voice of Indian sport. I have with me Dr. Sunil Taneja, someone who's covered different Indian sports, and he's probably known as one of those voices who's always behind the mic whenever the Hindi coverage is there. So मेरी हिंदी उतनी अच्छी तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा एंड जितने भी लोग जो हैं आज हमारे साथ जो ये एपिसोड देखेंगे या जब भी देखेंगे, होपफुली वो भी डॉक्टर सुनील तनेजा से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे. सो वेलकम टू द शो डॉक्टर सुनील सर. आप आए, बहुत अच्छा लगा एंड होपफुली यू एंजॉय इट एज वेल. थैंक यू गुरकिरत. आपने ज्यादा तारीफ की है मेरी. हिंदी वॉइस तो मुझे पता नहीं, स्पोर्ट्स की वॉइस मुझे पता नहीं. हर्षा भोगले हैं और बहुत सारे कमेंटेटर हैं. मैं सिर्फ खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े दिग्गज भरे पड़े हैं, हर्षा भोगले जैसे और भी बहुत सारे बेहतरीन नाम है, संजय बनर्जी जैसे, उस इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला है. और आपका तो पता नहीं, लोगों को तो पता नहीं, मैं जरूर आपसे कुछ अच्छा सीख के जाऊंगा. ये जरूर सीख के जाऊंगा कि अपने जो मेहमान हैं उनकी सच्चे दिल से तारीफ कैसे करते हैं. थैंक यू वेरी मच. पर आपने पंजाबियों का मान रखते हुए थोड़े ज्यादा खुले दिल से तारीफ कर दी है मेरी. सर पंजाबियों का ही नहीं, आई थिंक ये हमारी एक इंडियन कल्चर में है ही. जैसे हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, तो करना ही चाहिए वो रिस्पेक्ट. एंड अब मतलब आपने ये बोला कि आप मेरे से सीख के जाओगे, तो वो काफी बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो पर्सनल मतलब आप कह सकते हैं पर्सनल स्वाद है या पर्सनल बेनिफिट है, वो यही है कि अगर और कुछ ना भी हो, जैसे अगर लोगों तक कहानी ना भी पहुंचे, तो एटलीस्ट मैं जितने भी मेरे गेस्ट हैं उनसे कुछ ना कुछ एस्पेक्ट सीख के जाऊं. इसलिए मैंने अभी तक जितने भी गेस्ट बुलाए हैं उनमें से कोई राइटर्स रहे हैं, कोई जर्नलिस्ट रहे हैं जैसे विजय लोकपल्ली सर हैं, फिर कुछ हिस्टोरियंस रहे हैं अभिषेक मुखर्जी जैसे, और फिर कुछ एनालिस्ट रहे हैं एंड गौरव कपूर भी रहे हैं. तो जैसे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है. तो मेरे अंदर की जितनी भी जितने भी अंदर आप क्या कहते हैं उसे, एक मेरे अंदर की जितनी पर्सनैलिटीज है ना, वो सेटिस्फाई होती रहती हैं इससे. तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है. एंड सर पता नहीं मतलब मेरे को नहीं पता कितने लोग ये जानते थे, पर अभी जब मैं ये इस इंटरव्यू से पहले रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि आप एक डॉक्टर हैं बाय क्वालिफिकेशन. तो ये जो पूरी आपका जर्नी थी, मतलब आपने कब सोचा कि जब आप, क्योंकि आपने आई थिंक 3-4 साल प्रैक्टिस भी करी है, कब आपने शायद प्रैक्टिस करने के बाद ये सोचा कि आप इस कमेंट्री लाइन में आएंगे या स्पोर्ट्स की लाइन में आएंगे? क्योंकि मतलब जैसे आपने जिनके नाम दिए, मेरे को उनका नहीं पता, खैर वो मेरी एज भी ज्यादा नहीं है, पर 2004-05 से जब से मैंने स्पोर्ट्स देखना शुरू किया है, तो मेरे लिए आप एक कॉमन हिंदी कमेंटेटर रहे हैं. तो वो जो डिसीजन है और वो जो जर्नी है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा आप वो बताएं हमारे व्यूअर्स को. गुरकीरत, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सोच लूं कि मैं ये करूंगा या मुझे ये करना है. ये सब डेस्टिनी वाली बात है. ये मुझे लगता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग का फील्ड है, जो ब्रॉडकास्टिंग माँ है हमारी, ये उसका बड़प्पन है कि उसने मेरे जैसे जिसका कोई दूर दूर तक, मैं पीढ़ियों और पुश्तें और रिश्तेदारों में जितना बड़ा हमारा फैमिली ट्री बन सकता है वहां भी निकाल लूं, तो दूर दूर तक कोई मीडिया के फील्ड से हमारे यहाँ कोई नहीं है मेरे पूरे परिवार में. मतलब सो आई थिंक ये ब्रॉडकास्टिंग जगत का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे अपनाया है. Yes, I am a qualified doctor. I am a BAMS doctor, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. और फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, मैंने दरअसल प्रैक्टिस एक दिन भी नहीं की है. वेरी वेरी फॉर्चुनेटली, इससे पहले कि मेरे हाथ में मेरी डिग्री होती, मुझे ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने जॉब ऑफर की थी. ऑल थैंक्स टू 2 ग्रेट मैन इन द इंडस्ट्री. पहले शख्स का नाम है हर्षा भोगले, जिनको देख के हम जैसे नॉन क्रिकेटर्स या उन लोगों के मन में जिन्होंने कभी कोई स्पोर्ट नहीं खेला किसी लेवल पर, हमारे मन में ये कॉन्फिडेंस आया कि अगर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया, अगर आपने कोई स्पोर्ट नहीं खेला, इवन स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी, फिर भी आप ब्रॉडकास्टर बन सकते हैं. ब्रॉडकास्टर होने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, जरूरी नहीं कि उसके लिए आपकी स्पोर्ट्स की बैकग्राउंड हो. और दूसरे महानुभव, उनका नाम है जॉय भट्टाचार्य, जो उस समय ESPN स्टार स्पोर्ट्स के हेड ऑफ प्रोडक्शन में थे, प्रोडक्शंस में से एक थे. जॉय भट्टाचार्य साहब ने एक रियलिटी शो किया था, उसका नाम था हर्षा की खोज. और बड़े आधे अधूरे मन से मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया था, ये सोच के कि यार मैं कौन हूँ, मेरी कहाँ सिलेक्शन होने वाली है. पर कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा.
मैंने शायद उतनी हिम्मत की नहीं थी जितनी मदद खुदा ने कर दी, ऊपर वाले ने, वाहिगुरु ने कर दी मेरे ऊपर। सो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं और जॉय भट्टाचार्य ने मुझे फाइनली जॉब के लिए ऑफर दिया। 2005 की बात है ये। और मुझे याद है दिल्ली से मैं पंजाब, बिकॉज पंजाब से हूँ, ग्रेजुएशन भी वहीं से कर रहा था, मंडी गोविंदगढ़ से। हर सैटरडे संडे में वापस कॉलेज जाया करता था, नाइट और डे ड्यूटीज लगा लगा कर मैंने अपनी इंटर्नशिप पूरी की है, ताकि किसी तरह से वो डिग्री मेरे हाथ में आ जाए, नाम के आगे कम से कम डॉक्टर लगाने लायक हो जाऊं। तो प्रैक्टिस एज अ प्रोफेशनल मैंने कभी नहीं की। हाँ, एज अ वॉलंटियर सेवा के तौर पे जरूर मैं कभी कभी डिस्पेंसरीज चला जाता हूँ। बाकी विद गॉड्स ग्रेस प्रोफेशन मेरा 2005 से मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग ही रहा है। सर, आपने जैसे बोला कि शायद कोई पुश्तों में या कोई दूर दूर रिश्तेदार में होगा, मतलब मैं वही बोलने वाला था उस वक्त कि शायद फजीलका में शायद आप ही रहे होंगे, या फजीलका के आसपास जितने भी पिंड है, गांव है, उनमें भी शायद ही कोई रहा होगा। तो एक ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप उस एरिया से सबसे पहले निकल के आए। जैसे आपने बोला कि आप हर्षा भोगले से इंस्पायर हुए, तो आपसे भी कोई ना कोई उस एरिया में जरूर इंस्पायर हुआ होगा। तो ये काफी अच्छी बात है। सर, मेरे को अब आप ये बताना कि ये मेरा गैस सही है या नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब मैंने आपको शायद पहली बार सुना था वो था जो 2005 में, जैसे आपने बोला, एक हॉकी का टूर्नामेंट आया था, प्रीमियर हॉकी लीग। वो मेरे को याद है ध्यानचंद स्टेडियम में होता था। एक बार एक और वेन्यू था, वो मुझे याद नहीं है, और ESPN स्टार भी आता था। उसके अंदर कुछ 5-6 टीम्स थी। तो वही था आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस, या कोई और भी टूर्नामेंट थे उससे पहले? नहीं, लाइव जो पहला मुझे कवर करने का मौका मिला था गुरकीरत, वो 2006 का PHL था, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 42 हॉकी स्टेडियम में हुआ था। उसके पहले 2005 में जब ESPN ज्वाइन करने का मौका मिला, तो कुछ नॉन लाइव स्पोर्ट्स थे, जैसे टोटल नॉन स्टॉप एक्शन, TNA रेसलिंग थी, या इसी तरह के कुछ इवेंट्स थे। लेकिन पहला जो मेरा लाइव इवेंट था एज अ कमेंटेटर 2006 का PHL था। यू राइट, चंडीगढ़ में उसके ज्यादातर संस्करण हुए हैं। एक संस्करण उसका चेन्नई में हुआ था, और आई थिंक वो एक कारण है। पहला कारण ऑफ कोर्स मैं पंजाब से हूँ, दूसरा कारण ये कि PHL मेरा पहला टूर्नामेंट था एज अ कमेंटेटर। तो ये दो बड़े मजबूत कारण है कि हॉकी के साथ बड़ा पुराना और बड़ा गहरा लगाव है। एक और चीज मुझे पूछनी थी। जैसे मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ, स्पेशली जो राइटर्स हैं, जब उन्हें अपनी एक थ्योरी देनी होती है किसी भी स्पोर्ट के बारे में, तो जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है, तो वो बोलते हैं क्योंकि हमने पढ़ाई में ऐसा किया था कि हाइपोथेसिस कोई ना कोई बनाना पड़ता है और फिर रिसर्च करना पड़ता है, इसलिए हमारे लिए वो आसान रहता है कभी कभी एक आर्टिकल लिखना या एक थ्योरी डेवलप करना, स्पेशली जो एनालिस्ट हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसा कि एक ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में कभी कभी प्रेसिशन चाहिए होता है, कि मूवमेंट्स आप सही से कॉल कर पाए, एक तो वोकैबुलरी चाहिए, उसके बाद एक गेम की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो आपको लगता है कि आपने जो पढ़ाई करी थी उससे उसका कुछ रिलेशन या कोई बेनिफिट हुआ आपको या करियर में, या जब आप इस करियर में आए, जब आप इस फील्ड में आए, तो आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, चाहे वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स की हो बात, या प्रेजेंटेशन स्किल्स की हो, या वोकैबुलरी की हो? तो कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए वो स्विच करना? क्योंकि तो दो चीजें हो जो मेरे लिमिटेड नॉलेज में मुझे समझ में आई हैं। एक है, हाँ, कुदरती तौर पर मिला हुआ हमें कोई टैलेंट। दूसरी है एक्वायर्ड नॉलेज। कमेंट्री में जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है वो मुझे ये बताता है कि आपके अंदर लाइव स्पोर्ट को कॉल करने की एक कुदरती एबिलिटी होनी चाहिए। ये कोई सिखा नहीं सकता। और 2005 का, मैं चूंकि 5 और 6 का ग्रेजुएशन पास आउट हूँ, उस टाइम तो दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता था कि कमेंट्री को लेके कोई कोर्सेज होंगे या कोई वर्कशॉप भी होंगी। तो ये कुदरत की देन है, ऊपर वाले की देन है। उसको आप पॉलिश जरूर कर सकते हैं, और वो पॉलिशिंग ताउम्र चलती रहती है। दूसरी चीज होती है एक्वायर्ड नॉलेज। मैंने शुरू किया था हॉकी के साथ। अगला स्पोर्ट जो मैंने कवर किया एज अ कमेंटेटर, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं करूंगा, वो था फुटबॉल। मुझे कुछ नहीं पता था फुटबॉल का। और हॉकी खत्म होने के, PHL खत्म होने के शायद 4 महीने बाद 2006 का वर्ल्ड कप था। अगेन वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम्स, कभी सोचा नहीं था कि फुटबॉल वर्ल्ड कप करूंगा। उसके बाद रब दी मेहर है, तकरीबन 15-17 मैंने स्पोर्ट्स अब तक कवर किए हैं, जिनमें से अधिकतर के बारे शायद कभी देखा भी नहीं था। उस टाइम तो ओलंपिक्स भी बहुत कम देखा करते थे लोग। 4 साल में एक बार आप आर्चरी या स्विमिंग या शूटिंग देखा करते थे। तो ये चीजें हैं जो हमने एक्वायर की हैं। एक महापुरुष के वचन है कि सोझी कोई आपको दे नहीं सकता, ज्ञान आप हासिल कर सकते हैं। तो ज्ञान तो आप इंटरनेट पे जाइए, हर चीज का मिल जाएगा। लेकिन उस ज्ञान को आप कार्य रूप में किस तरह से लेके आते हैं, अपनी कमेंट्री में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो चीज कुदरती है।
या तो आपके अंदर है और आप उसको बेहतर बना सकते हैं, या अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि गुरकीरत पाजी मुझे एंकर बनना है लेकिन मुझे कैमरा फेस करने में झिझक होती है, तो शायद आप उसको कोई इंजेक्शन लगा के सिखा नहीं सकते। तो कुछ चीजें कुदरती होती हैं। और जहां तक पढ़ाई और प्रोफेशन के कुछ तालमेल की बात है, अब चूंकि मैं आयुर्वेद का ग्रेजुएट हूँ, हमारा आधा सिलेबस हिंदी संस्कृत में था और आधा सिलेबस इंग्लिश में था। तो जो हिंदी और संस्कृत का हिस्सा था, उसमें काफी अच्छे लेवल की हिंदी पढ़ी और लिखी जाती थी। और लकीली फॉर मी हमारे जितने प्रोफेसर्स थे, ज्यादातर हिंदी भाषी प्रदेशों से थे, यूपी से, एमपी से, बिहार से, तो उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। और एक और कुदरती बात है कि बचपन से मुझे हिंदी लैंग्वेज से बड़ा लगाव था। हिंदी और पंजाबी दोनों मेरी फेवरेट भाषाएं थी, उसके बाद इंग्लिश का नंबर आया। तो मतलब जैसे सारे बच्चे करते हैं, बचपन में बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ता था, मैगजीन्स पढ़ता था, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता था, फिर जब आयुर्वेद पढ़ा तो उसमें तो हिंदी थोड़ी और पॉलिश हुई, तो उसका जरूर फायदा मिलता है। हर हर चीज का हमें कहीं ना कहीं फायदा तो मिलता ही है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज जैसे अभी मेरी हिंदी में पता लग रहा होगा कि जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ उसमें मिश्रण है 3-4 लैंग्वेजेस का। उसमें हिंदी है, और स्पेशली जब आप नॉर्थ इंडिया में रहो या आप दिल्ली में रहो, तो जो आप बोलते हो वो 3 या 4 लैंग्वेजेस का एक मिश्रण बन जाता है। उसमें इंग्लिश भी है, उसमें पंजाबी भी है, उसमें हिंदी भी है, और उसमें उर्दू भी है। और कभी कभी बहुत मुश्किल ये हो जाता है बताना कि कौन सा वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आ रहा है, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में वर्ड सुन लेते हो और आप यूज कर लेते हो, आपको मतलब पता है पर आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ से आया है। तो ये एक आपने काफी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आपको यहाँ से लैंग्वेजेस का पहले से ही आपको नॉलेज थी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आज के टाइम में एकदम से आपको एक प्रॉपर मतलब जैसे शुद्ध हिंदी बोलते हैं या कोई भी शुद्ध पंजाबी भी हो, जैसे ठेठ पंजाबी बोलते हैं, वो एकदम से स्विच करनी पड़े तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप जो इतने टाइम से एक लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसको स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरकीरत, जहां तक हिंदी का सवाल है, मुझे लगता है कि अब हिंदी और शुद्ध हिंदी जो है वो बहुत ज्यादा रही नहीं है। शुद्ध हिंदी का मतलब है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट संस्कृत, जो शायद बहुत ही कम लोग समझ पाए। जो आजकल हमारी जो बोलचाल की भाषा है, यू आर वेरी राइट, जो दिल्ली की भाषा है या जो ओवरऑल नॉर्थ इंडिया की भाषा है, उसमें इंग्लिश के शब्द आएंगे, उसमें उर्दू के, अरबी के, फारसी के शब्द आएंगे। एक और विद्वान से मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो मजाक में कहा करते थे कि सुनील, अगर आप शुद्ध हिंदी बोलना चाहते हैं तो जिस पर आप बैठे हैं ना, उस पर आप बैठ नहीं पाएंगे। मैंने देखा कि मैं तो कुर्सी पे बैठा हूँ। बोले कि हाँ, तो आप अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा सर मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। बोले बेटा, कुर्सी तो फारसी का शब्द है, आप हिंदी में बताइए किस चीज पे बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इस भाषा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसने बहुत सारी भाषाओं की अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण कर ली हैं। जिसे मैं हिंदुस्तानी, जिसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, उसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द आएंगे। हमने इंग्लिश के शब्दों को भी जोड़ लिया है। और स्पेशली जब खेलों में जब जाते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो इंग्लिश में अगर चल रही हैं तो इंग्लिश में बोलना चाहिए। कबड्डी में अगर रेडर है तो रेडर इंग्लिश का शब्द है, डिफेंडर है तो डिफेंडर इंग्लिश का शब्द है। उसको अगर रक्षक कहेंगे तो शायद वो पंच नहीं आएगा। सुपर रेड को सुपर रेड ही कहा जाएगा, गोल को गोल कहा जाएगा, हॉकी को हॉकी स्टिक कहा जाएगा, और जो टर्फ है उसको टर्फ कहा जाएगा। तो कई चीजें हैं जो इंग्लिश में आपको अच्छी लगेंगी, कई चीजें हैं जिसमें आप शुद्ध हिंदी के शब्द कुछ मेरे मुंह से अचानक निकल जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ उर्दू के, कुछ अरबी के, फारसी के। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि जहां से अच्छा अच्छा सीखने को मिले। जैसे टोक्यो में ओलंपिक्स थे, तो एक दो शब्द हमने जापानीज भाषा के सीख लिए, बीच में वो लगा दिया करते थे। मेरी बेटी फ्रेंच पढ़ रही है, जब फ्रांस की टीम कुछ अच्छा करती थी तो 2 वर्ड उससे सीख के बीच में लगा दिए। आई थिंक यही खूबसूरती है कि जितना सीखें और जितना इस्तेमाल करें उतना हमारे लिए अच्छा है। मतलब जो जितना मुझे समझ आ रहा है कि जो आपका एक रोल है या जो एक कमेंटेटर का रोल है, स्पेशली जैसे आप हैं, जब आपने ओलंपिक्स की बात करी तो आप वो वाले वर्ड्स यूज करना चाहेंगे जिससे एक ऑडियंस को ज्यादा समझ आए, जो जो भी दर्शक है उसको समझ जितनी जितनी इजीली आए उतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। ये मैं बात पूरी समझता हूँ, पर जब अभी ओलंपिक्स की कवरेज हो रही थी कुछ टाइम पहले, तो एक एक मेरे को लगता है एक व्यू पॉइंट था जो एक एलिटिस्ट व्यू पॉइंट था, या आप उसे क्रिटिसिज्म कह लें, कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो हिंदी की ऑडियंस है वो शायद उतनी नॉलेजेबल नहीं है एज कंपेयर टू व्हाट एन इंग्लिश ऑडियंस में भी। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपने आप जो हिंदी दर्शक है, या जो जिसे हम कहते हैं कि जो नॉन इंग्लिश दर्शक है, आप उससे शायद ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है या इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम मेरे को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम ट्रेंड हो चुके हैं कि हमें लगता है कि जो अंग्रेजी में बात करता है
वो ज्यादा नॉलेजेबल है, जबकि आप और मैं दोनों ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो ये एकदम एक मिथ है, या इसमें मतलब थोड़ी बहुत सच्चाई है? आपको एज अ कमेंटेटर क्या लगता है? टोटल मिथ है, 101% मिथ है। ये कॉलोनियल हैंगओवर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब किसी को एक भाषा बोलनी ज्यादा सहज लगती है, दूसरी भाषा बोलना या समझना सहज नहीं लगता, तो उसको नॉलेज कम हो गई ज्यादा हो गई, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो सोझी है, वो भाषा से नहीं आती। वो आपकी, आपने पढ़ाई की है या नहीं, या आपके पास कॉमन सेंस है या नहीं, वो उससे आती है। मतलब आई थिंक इससे ज्यादा बड़ी मिथ और इससे ज्यादा एलिटिस्ट माइंडसेट मैंने कभी देखा सुना नहीं होगा, कि अगर किसी को ये लगे कि जो हिंदी वाला ऑडियंस है उसकी समझने की या चीजों को ग्रहण करने की शक्ति कम है, बजाय उन लोगों से जो इंग्लिश में प्रेफर करते हैं। भाषा सिर्फ बात करने का या अपनी बात को रखने का एक माध्यम है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसका आपकी अक्ल से, आपकी सोच से या आपकी कॉमन सेंस से कोई कोई बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। सर, एक एक और क्रिटिसिज्म था जो कि चल रहा था, वो बेसिकली ये था कि जो हिंदी कमेंटेटर्स हैं वो काफी एनालॉजी जो है, काफी बारी एनालॉजीज जो थी, चाहे वो हॉकी में एक्सप्लेन करने को हो, या वो टेबल टेनिस में हो, या वो बैडमिंटन में हो, तो कुछ कुछ एनालॉजीज ऐसी यूज हो रही थी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड यूज हो रही थी। मेरे दिमाग में कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल आ नहीं रहा, पर मैंने ऐसे सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना वो अगेन एक तरीका है कि आप दर्शक को अच्छे से समझा पाए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में जो सबसे फॉलोड स्पोर्ट है वो क्रिकेट है, या वो कभी कभी बहुत ही एक रिफ्लेक्स एक्शन है या इनवॉलंटरी चीज है, क्योंकि आपको भी वो उसी वक्त रिकॉल हुआ, अच्छा ये ऐसा इस गेम में हुआ था, तो मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। तो ये क्या ये एक प्रैक्टिस है, या ये बहुत इनवॉलंटरी होता है और उसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई ये नहीं है कि कोई प्रेफरेंस है एक स्पोर्ट गुरकीरत, आप पंजाबी बैकग्राउंड से हैं, सिख हैं, मैं पंजाब में पला बड़ा हूँ। तो मान लीजिए हमारे सामने कोई ऐसा हमारा मित्र आता है जो पला बड़ा बैंगलोर से है या चेन्नई से है, जिसको नॉर्थ के या पंजाब के दिल्ली के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। एक और कॉमन चीज जो सारे इंडियंस में होती है, वो है खाना। बहुत बहुत सारी चीजों को लेके उसको अगर हमने ये बताना हो कि पनीर मखनी या जो काली दाल है, उसका पंजाब में और दिल्ली में क्या महत्व है, तो क्या हम बेंगलोर वाले को ये नहीं कहेंगे कि भाई आपके जो वहां बिसी बेले भात जो खाते हैं, या हैदराबाद वाले अपने दोस्त को ये कहेंगे कि आपके वहां जो हैदराबादी बिरयानी का रुतबा है, वो हमारे यहाँ पे शाही पनीर का रुतबा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन करके उसको नीचा कर दिया। इसका मतलब ये है कि जिस जिस भाषा में या जिस तरीके से उसको बेहतर समझ आता है, उस तरीके से समझाया जाए। लेकिन दूसरी बात इसमें बड़ी ध्यान देने वाली ये है, जो मैं अक्सर फॉलो करने की कोशिश करता हूं, जितना हम खाने में नमक डालते हैं इतना सा, बस उतना कंपैरिजन होना चाहिए। हॉकी की बात ले लीजिए, कोई भी लाइव स्पोर्ट है उसमें तीन तरह के व्यूअर्स होते हैं जो हमने नोट किया है। एक होते हैं एक्सपर्ट्स, जो फॉर एग्जांपल आप हैं जो बचपन से हॉकी फॉलो कर रहे हैं, आप अगर म्यूट करके भी टीवी देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको सब पता है कि पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया, इस चीज का इशारा क्या है, इस चीज का इशारा क्या है, आपको सब पता है। एक वो ऑडियंस है जो 2-4 साल में एक बार हॉकी देखती है, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा नहीं है। तीसरी ऑडियंस है सैम्पलर्स, जो मिलेनियल्स हैं, 20-25 साल के युवा जो फुटबॉल देखते हैं, उन्होंने अखबारों में हॉकी के बारे में पढ़ा, सोशल मीडिया पे हमारा वीडियो देखा और हॉकी फॉलो करनी शुरू कर दी, जिनको हॉकी के बारे में नहीं पता, जिनको ऑफसाइड के रूल के बारे में नहीं पता कि हॉकी में है या नहीं। उनको लगता है हॉकी और फुटबॉल एक जैसा गेम है, एक गोल पोस्ट इधर, एक गोल पोस्ट इधर, बीच में 11 खिलाड़ी। फिर वो पूछते हैं कि सर यहाँ इतनी दूर से अगर बॉल गई गोल के अंदर तो गोल क्यों नहीं माना गया? फुटबॉल में तो 50 मीटर से बॉल आप दाग दो तो स्कोर हो जाएगा। तो उन्हें उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। जो लोग क्रिकेट से ग्रेजुएट होकर या क्रिकेट से हटके अब हॉकी में आ रहे हैं, उनको वो रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन इतना इतना, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्शन को मिस कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम हॉकी की कमेंट्री को क्रिकेट की कमेंट्री बना दें या हॉकी की कमेंट्री को फुटबॉल बना दें। छोटे छोटे रेफरेंस, वंस अ मैच, ट्वाइस अ मैच, दैट्स इट, सिर्फ उन लोगों के लिए जो नए जुड़े हैं खेल से। क्योंकि आपको भी अगर आपकी भाषा में कोई चीज समझाई जाएगी, मैं आपको बताऊंगा कि पाजी जड़ी सिर से दस्तार रखी हुई है, एक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक लाइन में आपको ये बता दूं किसी नॉन सिख बंदे को कि गुरकीरत पाजी का सबसे बड़ा जो सम्मान मान है वो दस्तार में है, एक लाइन में अगर मैं उसमें उसको समझा दूं तो उसको समझ में आ जाएगा, वो आपकी और आपके पगड़ी की कदर करेगा। तो उसी तरह से एक लाइन में आधे सेंटेंस में हमने दूसरे लोगों को बता दिया और आगे चले गए। तो और ऐसा नहीं है कि ऐसा हम लोग एक या मेरे जो दूसरे साथी है किसी एक स्पोर्ट में करते हैं,
दूसरे खेलों में जाते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कभी क्रिकेट की कमेंट्री की होगी एज यू आस्क, तो कई बार इनवॉलंटरीली निकल आता है वहां हॉकी के रेफरेंस, कबड्डी के रेफरेंस, फुटबॉल के रेफरेंस निकल ही आते हैं। और आई थिंक हमें चीजों को दायरों में नहीं बांधना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, अगर आप क्रिकेट कर रहे हैं तो क्रिकेट की टर्म्स ही यूज कीजिए, उसमें किसी और चीज को मत समाहित कीजिए, हॉकी में हॉकी पे रहिए, फुटबॉल में क्यों, किस लिए, दायरे तोड़िए यार। सारे खेल जो हैं बेसिकली आपको जोड़ना सिखाते हैं, आप भी जुड़िए। एक खेल की बातें दूसरे में थोड़ी 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 करेंगे तो उससे उसकी ब्यूटिफिकेशन होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब अगर इसको एक लाइन में बोला जाए तो कि कमेंट्री भी एक तरीके से एक आर्ट है, और आर्ट में आपको कोई भी टाइप की बंदिश या रिस्ट्रिक्शन नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आप उसकी ग्रोथ रोकेंगे एक तरीके से। आई मीन यही टोटली आपका शायद वो कहने का मतलब है। टोटली क्योंकि अब आर्ट की सबसे बड़ी खूबी ये होती है गुरकीरत कि आर्ट बड़ा सब्जेक्टिव होता है। आर्ट के साइंस की तरह कोई फिक्स रूल नहीं है। साइंस तो कहती है कि E = mc², सैकड़ों सालों से उसको मान रहे हैं। न्यूटन ने 3 लॉ दे दिए, उसको कोई चैलेंज नहीं आज तक मजबूती से कर पाया। आर्ट की फॉर्म तो बदलती रहती है, जैसा जैसे समय बदलता है, लोगों की रुचि बदलती है, जैसे जैसे नए नए खेल निकलते हैं, तो एक दूसरे के साथ उसका मिक्स होना बड़ा स्वाभाविक है और होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपने बोला अब आपने 15 या 17 स्पोर्ट्स आपने कमेंट्री करी है, आपके हिसाब से कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट है कमेंटेट करने को, क्योंकि उसमें चीजें इतनी फास्ट होती हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी ट्रैक रखना, और कौन सा रिलेटिवली आसान है बिकॉज उसमें एज अ कमेंटेटर आपको थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस है, आप रिकलेक्ट कर सकते हैं, आप कभी कभी कुछ डेटा को रेफर कर सकते हैं, तो किसमें रिलेटिवली इजी है आपके लिए, और कौन सा जो है जो आपको पूरा एकदम स्ट्रेच कर देता है कि आपको 100% ही होना पड़ेगा अपनी गेम पे अगर आपको अच्छे से वो कॉल करना है। तो आपने इनडायरेक्टली मुझे यही पूछ लिया कि फास्ट गेम जो है वो मुश्किल है और जो रिलेटिवली स्लो गेम है वो इजी है कमेंट्री करने के लिए। पर हकीकत यह है गुरकीरत की आसान और मुश्किल नाम की मुझे लगता है कोई चीज नहीं होती। अगर आपको अपने लाइन से प्यार है, अपने प्रोफेशन से प्यार है, तो फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट फॉर एग्जांपल आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा धीमा स्पोर्ट है। बॉलर दौड़ कर आएगा, बॉल करेगा, हो सकता है आगे से डिफेंस हो जाए, पूरे ओवर में कुछ ना हो। एज कम्पेयर टू हॉकी जहां 2 सेकंड में आप गोल कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू NBA बास्केटबॉल जहां 24 सेकंड में एक्शन होना ही होना है, एज कम्पेयर टू कबड्डी जो कभी रुकता ही नहीं है। uh, हर किसी के अपने अपने डायनेमिक्स हैं रेसलिंग। फास्ट गेम में। और रेसलिंग ऑफ कोर्स जिसमें बहुत कम आपको डल मोमेंट देखने को मिलते हैं, बॉक्सिंग ऐसा हुआ। मुश्किल और आसान में मुझे लगता है परिभाषित करना ठीक नहीं, और मुझे मुश्किल और आसान लगते भी नहीं है, सिर्फ डायनामिक्स अलग अलग हैं। क्रिकेट है तो वहां ब्रीदिंग स्पेस होने के साथ साथ एक चैलेंज भी है कि इतनी बड़ी जो खाली जगह है एक मैच के अंदर उसे भरेंगे कैसे। जो फास्ट गेम है रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी, हॉकी, उसमें चैलेंज ये रहता है कि ये पॉइंट भी मिस ना हो जाए, ये भी मिस ना हो जाए, ये भी मिस ना हो जाए, और ये भी मिस ना हो जाए। तो हर स्पोर्ट के अपने अपने चैलेंज और डायनेमिक्स हैं। मुश्किल आसान ऑनेस्टली मुझे आज तक कुछ नहीं लगा। नहीं, वही आपने वो एंड में बोल ही दिया जो मैं बोलने वाला था कि जैसे आप बोल रहे थे ना स्लो या फास्ट, मैं वही बोलने वाला था कि स्लो वाले में भी तब एज अ कमेंटेटर आपका आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और भी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर कुछ नहीं हो रहा या एक डल फेज जा रहा है तो व्यूअर को बांध के रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमेंटेटर पे आती है कि आप कौन सी स्टोरी लेके आ रहे हैं, या आप कौन सा एक डेटा पॉइंट लेके आ रहे हैं, या कौन सा एनालिसिस लेके आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं, मेरा बस यही था कि कभी कभी, और मेरे को लगता है कि हर हर कमेंटेटर की एक अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस है। जैसे हम, अगर मैं जैसे क्रिकेट सबसे ज्यादा देखता हूँ तो उसमें भी मुझे पता है कि अगर एंड के मोमेंट्स कॉल करने हैं तो मेरी प्रेफरेंस कौन सा कमेंटेटर होगा, और अगर मेरे को कोई एनालिसिस के लिए चाहिए तो मैं किसी और को चाहूंगा। तो आई थिंक आपने सही बोला कि अलग अलग फैसेट्स हैं, और आप जितना उस पर काम कर पाए उतना ही बेटर है। एब्सोल्युटली सी अब सर आपने, ये डिपेंड। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, शूट शूट शूट, आई वाज डन एक्चुअली। अब आपने सर इतने सारे कमेंटेटर्स के साथ काम किया है, आपके कोई पर्सनल फेवरेट या कोई ऐसे जिनसे आप हमेशा आपको लगता है कि मेरे को इनसे कुछ ना कुछ कोई चीज सीखनी है, या मेरे को इनकी कोई एक स्किल पिक करनी है? आई एम श्योर जरूरी नहीं है कि वो वही वाले रहे हों जो जिनके साथ आपने काम किया, अगर कोई ऐसा भी है जो आपने सुना है पर आपने उनके साथ काम नहीं किया, ऐसे कोई 2-3 नाम, ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसा आपको सही लगे। हर्षा भोगले सबसे पहले। अ, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पिछले 20, 25, 30 साल से कमेंट्री कर रहे हैं और भारत में क्रिकेट की खेलों की आवाज बन चुके हैं। हर्षा भोगले मुझे सबसे ज्यादा इसलिए पसंद है गुरकीरत कि हर्षा भोगले को देख के और सुन के ये लगता है कि
खेल की कमेंट्री करना तो बाद में है, सबसे पहले खेल से प्यार की। अगर आपको अपने खेल से प्यार है तो फिर दूसरी बात यह है कि आपको अपने प्रोफेशन से प्यार है। हर्षा भोगले को टीवी पे आना और कमेंट्री करना मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे अच्छा काम लगता होगा। पहले तो आपको अपने खेल से प्यार हो, दूसरा आपको अपने प्रोफेशन से प्यार हो, फिर काम तो कुछ रह ही नहीं जाता। अगर आपको खेल से भी प्यार हो तो मतलब हर्षा भोगले की कमेंट्री सुन के ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ा प्यारा सा मीठा सा रोमांस चल रहा है क्रिकेट का। वो प्यार में डूबे हुए हैं और उनको सुन के जिनको खेल से प्यार नहीं हुआ वो भी उसमें डूब जाते हैं। तो ये चीज तो हर्षा भोगले से हम पिछले 20-25 सालों से सीखते और उसका अनुसरण करने की कोशिश करते आ रहे हैं कि सबसे पहले तो खेल से प्यार करना सीखिए। कमेंट्री का जो आर्ट है वो तो कुदरत की देन है। खेल से अगर प्यार होगा और दोनों का ब्लेंड अगर हो जाएगा फिर तो मतलब पता ही नहीं चलेगा कि क्रिकेट के 7 घंटे कहाँ चले गए और कबड्डी के 40 मिनट कहाँ चले गए और फुटबॉल के 3 मैच कब खत्म हो गए। दूसरे सज्जन जिनके साथ मुझे काफी काम करने का सौभाग्य मिला वो है संजय बैनर्जी दादा, जिनके साथ अगेन ईश्वर की कृपा है कि कबड्डी में हमने 5-6 सीजन एक साथ काम किया है। अपनी भाषा को किस तरह से अच्छा रखा जाए, इम्प्रूव कैसे किया जाए और किस तरह से कमेंट्री के दौरान भी और कमेंट्री के बाहर भी अनुशासन में रहा जाए, ये आई थिंक संजय बैनर्जी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सुशील दोषी साहब के साथ बहुत साल पहले कुछ क्रिकेट की कमेंट्री करने का मौका मिला था और सुशील दोषी साहब से भी भाषा की बारीकियां, अपनी भाषा में मिठास कैसे लेके आनी है, ये चीजें सीखी। मनिंदर सिंह पाजी इनफैक्ट मेरे सबसे पहले फेवरेट हिंदी कमेंटेटर जो थे मनिंदर सिंह, और उनके साथ भी काफी मैचेस क्रिकेट का करने का सौभाग्य मिला था 2006 और 7 में। वो भी इनफैक्ट फॉर एग्जांपल रवि शास्त्री जैसे जब कमेंट्री किया करते थे तो ठीक उनके मैं समकक्ष मनिंदर सिंह को हिंदी में मानता हूँ कि जो हाई मोमेंट्स हैं, जहाँ पे जोश होना चाहिए, जहाँ पे ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट होना चाहिए, वो हिंदी में मनिंदर सिंह से बेहतर बहुत कम लोग समझा पाते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मन्नी पाजी के साथ भी काम करने का मौका मिला और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ काम किया है, जिनसे सीखना लगातार चल रहा है। सर एज अ फैन कभी कभी मेरे को लगता है कि देयर इज टू मच ऑफ स्पोर्ट हैपनिंग और मतलब एक मेंटल फटीग आ जाता है, स्पेशली अगर आप उस टाइप के फैन हो जो गेम को हमेशा ज्यादा समझना चाहता है। मतलब अगर तो आप सिर्फ देख के डिटैच हो जाओ तो वो बात अलग है, पर जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको एक दो स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो एक मैच हमारा पहले चलता है और फिर एक मैच के बाद जो डिस्कशंस होती हैं और सब कुछ होता है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टायरिंग हो गया मैच देखना भी, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर मैच कोई आ भी रहा है तो मैं नहीं देखता, बिकॉज मेरे को लगता है कि अभी मैं उतना कॉन्सेंट्रेशन से देख नहीं सकता। अब जैसे आप हैं जिनका ये प्रोफेशन है और आपको जब वो 2 हफ्ते टोक्यो ओलंपिक्स करने हो या कोई और टूर्नामेंट करना हो, आप कैसे ये फटीग के साथ डील करते हैं? बिकॉज अगर मेंटल फटीग होगा तो आई एम श्योर जो आपका काम है उस पर भी कोई ना कोई असर पड़ेगा। तो क्या आप कोई मेडिटेशन करते हैं या आप कोई और स्पेसिफिक प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको हमेशा एक मेंटल फटीग ना हो? क्योंकि एक तो जैसे मैंने बोला कि आपने मैच तो कॉल करना ही करना है, बट उसके बाद भी कभी कभी पोस्ट मैच शो में कुछ ओपिनियन शेयर करने हैं, तो आप माइंड को पूरा कैसे फ्रेश रखते हैं जब आपको इतने मैचेस, स्पेशली ये जैसे 2 हफ्ते ओलंपिक्स के हों, क्योंकि प्लेयर्स के नाम भी याद रखने हैं, उन्होंने क्या क्या किया किस वक्त वो भी याद रखना है, फिर एक ही स्पोर्ट नहीं है बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, तो वो 2 हफ्ते कितने चैलेंजिंग होते हैं फ्रॉम अ कमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू? गुरकीरत चैलेंज तब शुरू होता है जब कोई इवेंट खत्म हो जाता है कि यार एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में क्या करेंगे, वो टाइम कैसे पास करेंगे। जब टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे होते हैं या जब यूरो चल रहा होता है या जब प्रो कबड्डी लीग चल रही होती है, तो उस टाइम तो असल में फैटीग दूर होती है, क्योंकि उस टाइम तो दिमाग दौड़ना शुरू होता है। उस समय ऐसा लगता है, मतलब आई नॉर्मली टेल अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ कि जब कोई इवेंट नहीं होता तो मैं एंजॉय करता हूँ, जब कोई इवेंट होता है तो मैं ज्यादा एंजॉय करता हूँ। तो उन मोमेंट्स का तो हम लोग इंतजार करते हैं, और जितना ज्यादा बड़ा इवेंट होगा, जितना चैलेंजिंग इवेंट होगा, से ओलंपिक्स से एशियन गेम्स से कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें आपको एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 स्पोर्ट्स करने पड़ते हैं, उतना ज्यादा मजा आता है। तो उस टाइम फैटीग नहीं होता मेरे भाई, उस टाइम तो मजा आता है। और जब मजा आता है तो फिर वो मजा तो कभी चैलेंज होता ही नहीं है। आप उम्मीद करते हो, आप आशा करते हो कि और मजा आए और मजा आए और इवेंट्स आए। तो फैटीग तो उसके बाद शुरू, फैटीग तो अब चल रहा है जब कोई और इवेंट शुरू होगा तो फैटीग खत्म होगा। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस बात का ये भी मतलब है कि अगर आप स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व रहो किसी ना किसी कैपेसिटी में, तो मेंटली यू आल्सो स्टे यंग, बिकॉज आपको कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन मिलती है।
कोई ना कोई डिफरेंट स्टोरी मिलती है जो आपको कभी-कभी खुद भी इंस्पायर करेगी और आपको वो बताने में भी अच्छा लगता है। वो जो एक स्ट्रीम ऑफ इमोशंस होती है ना, जो एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन कोई आदमी दिल से फ़ील करता है, मेरे को लगता है वो कंटीन्यूअस हमेशा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि जिसे वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, यू स्टे यंग एट हार्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सी, स्पोर्ट्स से बड़ा मोटिवेटर कोई है ही नहीं है। स्पोर्ट से ज्यादा आपको मेंटली, फिजिकली, अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं तो फिजिकली तो यंग रहोगे ही, लेकिन स्पोर्ट को, किसी भी खेल को अगर फॉलो करते हैं और शिद्दत से फॉलो करते हैं, उसके सारे जो हीरोज हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, उनकी कहानियां फॉलो करते हैं, उनसे बड़े मोटिवेशनल, चाहे वो स्पीकर ना हो, लेकिन उनसे ज्यादा मोटिवेशन देने वाले इंसान हो ही नहीं सकते। जैसे भी पैरालंपिक्स चल रहे हैं, हमारे पैरा एथलीट्स की कहानियां पढ़िए। मतलब किसी ने अपने दोस्त को ट्रेन से बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, हाथ कटवा लिया, उसके बाद वो जेवलिन थ्रो कर रहे हैं और पैरालंपिक्स में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। किसी को बचपन में कोई अनफॉर्चुनेट इंजरी हो गई या कोई एक रेयर डिजीज हो गई, मतलब हम जैसों को तो सिरदर्द हो जाता है। मेरा तो ऐसा ऐसा लगने लगता है कि यार दुनिया खत्म हो गई है, 3-4 गोलियां खाओ उससे पहले दर्द ठीक नहीं होगा। वहां ऐसे ऐसे एथलीट हैं जिनके सामने पता नहीं कितने फिजिकल चैलेंज है, जो हमारे दिव्यांग हीरो चैंपियन खिलाड़ी हैं हमारे, वीर और वीरांगनाएं मैं इनको कहता हूं, उनकी उनकी लाइफ देखिए, जिनको हर पल चैलेंज फेस करना पड़ता है, वो जाके पैरालंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो हो या दूसरे हमारे खिलाड़ी हो, उन सबकी स्टोरीज पढ़ के देखिए। हॉकी प्लेयर्स ले लीजिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल्स हो, कबड्डी प्लेयर्स ले लीजिए, इंटरनेशनल फुटबॉलर्स ले लीजिए, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार, उनका बचपन कैसे अभावों में बीता, खाने के पैसे नहीं थे, एक कमरे के घर में 10-10 लोगों का परिवार रहता था, पिता को ये नहीं पता होता था कि रात को बच्चों को खाना कहां से दूंगा। आज वो बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं, उनकी ट्रांसफर ही मिलियन ऑफ डॉलर्स में होती है। तो किसी भी स्पोर्ट को अगर हम शिद्दत से फॉलो करेंगे गुरकीरत, इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि जो मेरी आपकी निजी जिंदगी के या प्रोफेशनल जिंदगी के छोटे मोटे चैलेंज हैं, वो तो कुछ महसूस ही नहीं होते। हमें लगता है कि हमने जिंदगी में क्या किया यार, ये असली हीरो हैं, ये असली हीरो हैं हमारे। तो स्पोर्ट्स से बड़ा मोटिवेटर, स्पोर्ट्स पर्सन से बड़ा मोटिवेटर तो है ही नहीं कुछ दुनिया में। मैं इसके बाद मैं कुछ ऐड कर नहीं सकता, तो मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। थोड़ी हॉकी के बारे में बात करूंगा, बिकॉज मेरे को लगता है आपका भी वो शायद, जैसे आपने पहले बोला कि आपका उस स्पोर्ट से आपको काफी लगाव है। ऑफ कोर्स आपने काफी देखा भी है। अब जो पिछली रिसर्जेंस, ये जो भी रिसेंट रिसर्जेंस देखी है, मतलब जैसे आपने खुद ही मेंशन किया कि 3 टाइप के लोग होते हैं जो देखते हैं, जो फर्स्ट वाली कैटेगरी को छोड़ दें, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के फैंस हैं या दर्शक हैं, उनको तो सिर्फ लास्ट का रिजल्ट दिख रहा है, जो कि एक ब्रॉन्ज मेडल है मेंस टीम के लिए, और फोर्थ प्लेस फिनिश जो है वुमेन्स टीम के लिए। पर आपने तो बीच में फॉलो किया, आप वर्ल्ड कप भी आपने किया होगा, पिछले ओलंपिक्स भी किए होंगे। तो ये जो जर्नी रही है, मतलब जब 2008 में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और अब 2021 में एक ब्रॉन्ज मेडल फिनिश, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा है, आपने ऐसे प्लेयर्स भी देखे हैं बीच में जो कि काफी डिजर्विंग थे एक ओलंपिक मेडल के, बट क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा था टीम का, या और भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से वो नहीं हो पाए, चाहे वो सरदार सिंह हो गए, चाहे वो धनराज पिल्ले हो गए, चाहे वो गगनजीत सिंह हो गए, प्रभजोत सिंह हो गए, जुगराज सिंह हो गए, बहुत सारे प्लेयर हैं, संदीप सिंह हो गए, राजपाल सिंह है। तो आपने तो काफी ये एक, आपने शायद 1 या 2 जनरेशंस देखी हैं वो 2008 से 2021 के बीच में, जिसमें काफी अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी टीम वो रिजल्ट्स पा नहीं पाई। तो आप कैसे ये जो पूरी रिसर्जेंस है उसको डिफाइन करेंगे या इसके बारे में बात करेंगे? ये बहुत ही कमाल की गई है। हम स्पोर्ट्स की और मोटिवेशन की बात कर रहे थे। 2008 में जैसा आपने कहा, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। 2012 में हम क्वालिफाई करके लंदन ओलंपिक्स में खेले और वहां सबसे निचले पायदान पे रहे, 12वें नंबर पे। 2016 रियो ओलंपिक्स आया तो हमने एक कदम ऊपर लिया, हम ग्रुप स्टेज को पार करके क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 2020 आया तो कम से कम सेमीफाइनल तक हमें जाना था, हम सेमीफाइनल से भी एक कदम और ऊपर चले गए। तो ये जर्नी बहुत कमाल की रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है, 2-3 कारण है जो कि एक ही कारण के अंदर समाहित है। वो है हॉकी इंडिया, जो हमारी फेडरेशन है जो हॉकी को चलाती है भारत में, उसका लॉन्ग टर्म विजन, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग। 2008 में क्वालिफाई ना होने के बाद फाइनली हमें ये रियलाइज हुआ। अच्छा, एक वो दौर भी ऐसा था कि इंडियन हॉकी फेडरेशन जा रही थी और हॉकी इंडिया अस्तित्व में आ रही थी। हॉकी इंडिया आई, मेरे को आप बताना कि मैं गलत, अगर गलत बोल रहा हूँ, पर आई थिंक हॉकी इंडिया जो थी वो इंटरनेशनल, वो FIH रिकॉग्नाइज करती थी।
और जो आईओए है वो शायद आईएचएफ को करती थी, या शायद उल्टा था, कुछ ऐसा था कि 2 फेडरेशन हो गई। नहीं, पहले पहले भारत की हॉकी को इंडियन हॉकी फेडरेशन चलाती थी। कुछ ऐसे केसेस हो गए कि उसे क्वैश कर दिया गया, फिर हॉकी इंडिया अस्तित्व में आई और वो आईओए और एफआईएच दोनों से रिकॉग्नाइज थी। तो जब हॉकी इंडिया अस्तित्व में आई, उन्होंने 2010 में हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया और 2014 में गर्ल्स के लिए हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया। उसके बाद से जो भारत में हॉकी का स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हुआ बुनियादी स्तर पर। 2010 में होजे ब्रासा तीसरे ऐसे विदेशी कोच थे जो भारत में आए, लेकिन पहले ऐसे विदेशी कोच ए जो एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए आए थे और बी जो एक अच्छे टाइम के लिए आए थे। उन्होंने कई डिमांड्स की, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की और बुनियादी परिवर्तनों की, जो इक्विपमेंट्स धीरे धीरे हमारे खेल का हिस्सा बनने लगे। किस तरह से एक टीम बन के खेला जाता है, किस तरह से आप साइंटिफिक स्किल्स को, साइंटिफिक अप्रोच को अपने खेल में शामिल करते हैं, वो कल्चर धीरे धीरे भारत में आना शुरू हुआ। सब जूनियर नेशनल्स, जूनियर नेशनल्स, सीनियर नेशनल्स, मेन भी विमेन भी रेगुलरली होने लगे। पहले तो कई कई साल नहीं हुआ करते थे। फिर 5 सीजन हॉकी इंडिया लीग आई, उससे हमारे यंगस्टर्स को इतना कॉन्फिडेंस मिला। इमेजिन 17 साल का मनप्रीत सिंह उस समय जिमी ड्वायर के खिलाफ खेल रहा था, मॉरिट्स पुस्टा के साथ मिलकर खेल रहा था। कितना कॉन्फिडेंस उन खिलाड़ियों को मिला। जो एक मानसिक बैरियर था विदेशियों का, वो बैरियर हॉकी इंडिया लीग ने तोड़ दिया। फिर उसके बाद पैसा भी आने लगा, फैसिलिटीज खिलाड़ियों को मिलने लगी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मिलने लगा, साइंटिफिक अप्रोच आई। अब साइंटिफिक एडवाइजर भारतीय टीम के साथ हैं, वर्ल्ड क्लास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैस्यूज हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हैं। तो पूरी जो हम कहते थे कि जो वेस्टर्न कल्चर आना चाहिए, जो चीजें विदेशी टीम्स ने कई की साल पहले अपना ली थी, वो हमने भी अपनाई हैं और उसका रिजल्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मेडल आया है, मैं और आप किसी एक या दो खिलाड़ियों का नाम नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स हरमनप्रीत हमें याद आएगा जिसने 6 गोल किए, ऑफ कोर्स हमें वंदना कटारिया, गुरजीत कौर याद आएंगी जिन्होंने 4-4 गोल किए, लेकिन कोई भी टीम का ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसके प्रदर्शन को आप कम आंकें, या कोई एक खिलाड़ी नहीं है जिसके बूते हम कहें कि उसी खिलाड़ी के बूते हम जीते हैं। तो ऐसा टीम हम काफी बेहतर खेल रहे हैं। जो फैसिलिटीज खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए हॉकी इंडिया वो उनको प्रोवाइड करा रही है। तो ये ओवरऑल एक टीम एफर्ट है जो पिछले 1 दशक से भारतीय टीम के साथ काम कर रही है और जो इतने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ पूरा कंप्लीटली कि किसी एक या दो खिलाड़ियों का नाम नहीं ले सकते। और मतलब अभी जब ब्रॉन्ज मेडल मैच के पहले मैंने खुद एक ट्वीट किया था कि एक मेडल जो मैं चाहता हूँ कि जरूर आए वो है एक हॉकी में मेडल आए, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में क्या है कि अगर मेडल आएगा तो एक प्लेयर जो है या उसकी फैमिली जो है वो रिकॉग्नाइज होगा, पर अगर एक टीम का मेडल आता है तो 18 प्लेयर्स जो हैं जो स्क्वाड में है वो उन 18 लोगों की फैमिलीज इफेक्ट होती हैं। उसके बाद उनको वो स्पॉन्सरशिप या उनको एक्कोलाइड्स या रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो उनको इनेबल करेंगे कि आगे वो एकेडमी खोल के और शायद प्लेयर्स बना पाए। तो मेरे लिए मतलब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडल था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कोई एक एथलीट की लाइफ नहीं चेंज हो रही वहां पे, वो 18 एथलीट्स की नाम लाइफ चेंज हो रही है, वो 18 डिस्ट्रिक्ट से शायद में लाइफ चेंज हो रही है, या उनको एक ओलंपियन मिल रहा है। ऑल्दो इस केस में आप बोल सकते हो कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां से 2-3 आ रहे हैं, बट लार्जर पॉइंट यही है कि वो एक मेडल से एक लाइफ नहीं चेंज होती, बट वो शायद 18 जिंदगियां चेंज होती है एक तरीके से। एब्सोल्युटली। मैं कुछ दिन पहले भारत के पूर्व कोच और मेरे जो सबसे पहले को कमेंटेटर थे जगबीर सिंह पाजी, बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। थोड़े दिन पहले उनसे मैं बात कर रहा था अपने पॉडकास्ट के चक्कर में, एग्जैक्ट वो बात ये भी कह रहे थे कि ये हॉकी का मेडल एक गिना जाता है कि भारत को एक मेडल मिला, लेकिन जो 16 प्लेयर थे या 18 का दल था, ये 18 मेडल है। अब फॉर एग्जाम्पल रुपिंदर पाल सिंह है। रुपिंदर पाल का जन्म फरीदकोट में हुआ पंजाब में। रुपिंदर पाल चंडीगढ़ की 42 सेक्टर की जो अकेडमी है उसके प्रोडक्ट हैं। रुपिंदर पाल उसके अलावा किसी कंपनी में भी काम करते हैं। तो जहां जहां रुपिंदर पाल सिंह का कनेक्शन है वहां वहां उस मेडल का फर्क पड़ेगा। सबको पता है कि मिठापुर के 3 प्लेयर मनदीप, मनप्रीत और वरुण, जिसमें से मनप्रीत और वरुण तो इनफैक्ट एक स्कूल के पढ़े हुए हैं। कृष्ण पाठक जो कि कपूरथला से हैं, जिनकी रूट्स नेपाल में हैं। इमेजिन कीजिए नेपाल में भी उस चीज का डंका बज रहा होगा। तो जहां जहां मध्य प्रदेश की अकेडमी है जो ग्वालियर में, एमपी सरकार ने कमाल का काम किया है। हमारी तकरीबन आधी वुमेन टीम वहां से आती है और प्लेयर रहने वाले हैं मणिपुर के, हरियाणा के, पंजाब के। जहां जहां उनका कनेक्शन है, चाहे वो अकेडमी का हो, चाहे वो उनकी जॉब का हो, कोई रेलवेज में है, कोई सर्विसेज में है, कोई पंजाब पुलिस में है, कोई ओएनजीसी, बीपीएल, बीपीसीएल, जहां जहां खिलाड़ियों का कनेक्शन है वहां वहां फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल सही, 18 खिलाड़ी भारत के जिस भी हिस्से में जाएंगे वो
आगे कितने ही ज्यादा लोगों को प्रेरित करेंगे। तो मेडल एक है, लेकिन इससे प्रेरणा बहुत बड़े स्तर पे मिलती है। सर एक थोड़ा टेक्निकल और मतलब सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो गया है हॉकी में कि कुछ पॉकेट्स बन गई हैं जहां पर स्पोर्ट बहुत फ्लरिश कर रहा है और फिर बाकी जगह स्पोर्ट पहुंच नहीं पाया। जैसे आप उड़ीसा में देखें, स्पेशली राउरकेला डिस्ट्रिक्ट देखें जहां पे पहले दिलीप टर्की थे। और एक और मैंने चीज कॉमन देखी है कि अब उड़ीसा से डिफेंडर्स अच्छे आ रहे हैं। दिलीप तिर्की के बाद वो इग्नेश तिर्की भी थे, फिर वीरेंद्र लाकरा और अब अमित रोहिदास। वही है मतलब कुछ ऐसा लगता है कभी कभी कि 4-5 स्टेट्स में ही वो स्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया। पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में, और फिर नीचे साउथ में अगर आप जाएं तो कर्नाटका से आते हैं काफी प्लेयर। अभी इस टीम में नहीं थे बट पहले रहे हैं। अर्जुन हलप्पा एक रहे हैं जिनका मेरे को नाम याद आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो एक स्पोर्ट है ये ऐसा कुछ पॉकेट्स क्यों बन रही है? वाइड स्प्रेड स्पोर्ट स्प्रेड होने के चैलेंजेस क्या हैं कि वो ये क्यों नहीं हो पा रहा? जैसे कि अगर हम बोलें कि ये क्रिकेट है, ऑफ कोर्स उसमें पैसा भी बहुत डाला है और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरली ज्यादा स्ट्रांग है। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इंटरेस्ट की भी कुछ ना कुछ बात होती होगी। आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से पॉकेट्स बन रही हैं और पूरा वाइड स्प्रेड नहीं स्पोर्ट फैल रहा? सबसे बड़ी चीज किरत इसमें है, जिसको मैं कहता हूं परंपरा। अब क्रिकेट की आपने बात की, क्रिकेट भी कुछ साल पहले तक 2 या 3 ही मुख्य शहर थे। दिल्ली से 3-4 प्लेयर थे, मुंबई से 3-4 प्लेयर थे, चेन्नई से या बेंगलोर से 3-4 प्लेयर थे। इनफैक्ट मुझे याद है एक बार तो क्रिकेट टीम में 5 या 6 खिलाड़ी पंजाब के थे, और एक ऐसा दौर आया जब 5 या 6 खिलाड़ी कर्नाटक से थे। तो पॉकेट हमेशा रहती है, उसका कारण है परंपरा। अब फॉर एग्जाम्पल पंजाब ले लीजिए, संसारपुर के कितने बलबीर भारतीय हॉकी टीम में खेले, उनका अपना इतिहास है। मणिपुर से कितने खिलाड़ी अब रिसेंट में आ रहे हैं, हरियाणा से कितने खिलाड़ी आए हैं, या अपने अर्जुन हलप्पा का नाम लिया, पूर्व जो इलाका है कर्नाटक का, वहां से पूरी सप्लाई भारतीय टीम को मिली थी। चेन्नई से किसी टाइम बड़े अच्छे प्लेयर खेला करते थे। बात है परंपरा की। अब सबको पता है कि जलंधर का जो इलाका है वो एक गढ़ है भारतीय हॉकी में। वहां से एक बड़ा खिलाड़ी अगर निकलता है तो पूरे का पूरा, अब इमेजिन मिठापुर गांव है, एक ही गांव के 3 प्लेयर मनदीप, मनप्रीत और वरुण ओलंपिक का मेडल लेके आए हैं। तो उस गांव का कोई ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जिसने अगले दिन हॉकी स्टिक ना उठा ली। जो पहले से खेल रहा है वो और ज्यादा शिद्दत से खेलेगा। जो मणिपुर में कोई नया हॉकी का प्लेयर है, उसको नीलकांता शर्मा का पता है कि भाई जो हमारा ये सीनियर है ये ओलंपिक का मेडलिस्ट है, चिंगलिन साना ओलंपिक खेला है, कोताजीत, थोइबा सिंह, ब्रोजन सिंह, टिकन सिंह, ये लोग ओलंपिक खेले हैं। शाहबाद से तो आप नाम लेना शुरू कर दीजिए तो मेल खत्म नहीं होगा। स्पेशली फिटनेस का, तो रात हो जाएगी, प्लेयर खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वहां परंपरा है। वहां आपको एक अच्छा खिलाड़ी मिला या अच्छे एक बेहतरीन खिलाड़ी मिली, बाकी खिलाड़ियों ने उनका अनुसरण किया, इसलिए पॉकेट बन जाती है। अब कपिल देव साहब के आने से पहले हरियाणा से कितने क्रिकेटर खेले थे, और कपिल देव साहब के आने के बाद चंडीगढ़ और हरियाणा से कितने और क्रिकेटर मिले। विजेंद्र सिंह के आने से पहले भिवानी और हरियाणा से कितने बॉक्सर थे, और विजेंद्र के स्टार बनने के बाद भिवानी और हरियाणा से कितने ज्यादा बॉक्सर आ गए। सेम गोज फॉर रेसलिंग, सेम गोज फॉर कबड्डी। तो जहां जहां से कोई बड़े खिलाड़ी आते हैं, वहां वहां उस चीज की उस खेल की प्रसिद्धि भी होती है, उस खेल की अकेडमीज भी खुलती हैं। जैसे सोनीपत का जो इलाका है, वहां 2 गांव हैं, कथूरा और रिंढाना। जितने भी नरवाल सर नेम के कबड्डी प्लेयर हैं वो मोस्टली इन 2 गांवों से आते हैं। कारण वहां से ओम प्रकाश नरवाल साहब हुए, जो पहले इंटरनेशनल प्लेयर थे। उनको हरियाणा पुलिस में जॉब मिली, वो प्रमोट होते होते डीआईजी बन गए। उनके पीछे पीछे देखिए, आजकल के युवाओं के लिए या पहले भी युवाओं के लिए बॉटम लाइन क्या है? फ्यूचर, जॉब। उनको पता है कि अगर खेल खेल कर मेरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, मुझे जॉब मिल रही है, उसके साथ भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, स्टार बनने का, ओलंपियन बनने का, एशियन गेम विनर बनने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। वो कौन सा खेल खेलेगा? वो वो खेल खेलेगा जो उसके इलाके में जिसका चलन है। वो देखेगा कि हाँ, ओपी नरवाल साहब भारत खेले, हरियाणा पुलिस में इतने बड़े ऑफिसर बन गए, चलो मैं भी कबड्डी खेलता हूँ। फिर और खिलाड़ी आएंगे, फिर उनको देखते हुए कबड्डी की अकेडमीज खुल जाएंगी। इसी तरह से हॉकी में शाहबाद में अकेडमीज खुलेंगी, आपके जलंधर में सुरजीत अकेडमी खुलेगी, हॉकी की सेक्टर 42 चंडीगढ़ में अकेडमी खुलेगी। फिर सरकारें आगे आ जाएंगी, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स हो। तो एक खिलाड़ी अनेकों को प्रेरित करता है, इसीलिए एक पॉकेट्स बन जाती हैं। और सेम थिंग गोज फॉर उड़ीसा। 1928 में जब पहला ओलंपिक हमने खेला हॉकी में, तो पहले जो कैप्टन थे वो भी उड़ीसा से थे, जयपाल सिंह मुंडा, जो उस समय थे इंग्लैंड में, उनको कैप्टन बनाया गया था। तो वो चूंकि डिफेंडर थे,
और वहां से उसके बाद डिफेंस का चलन हो गया, माइकल किंडो आए, डुंगडुंग साहब आए, फिर दिलीप तिर्की, प्रबोध तिर्की, इग्नेश तिर्की, वीरेंद्र लाकड़ा। तो एक एक चलन है कि हमारे यहाँ से डिफेंडर आए हैं तो चलिए हम भी डिफेंस करना शुरू करते हैं। तो ये सिर्फ एक परंपरा का सवाल है और अच्छी बात है कि परंपरा चलती रहे, चाहे 5 स्टेट्स में ही सही हॉकी चलती रहे, चाहे 2-3 स्टेट्स में ही सही कबड्डी चलती रहे, रेसलिंग चलती रहे, खिलाड़ियों की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, हमारे लिए ये बॉटम लाइन है। काफी काफी मतलब आपने डिटेल्ड आंसर दिया और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने हर स्पोर्ट का एग्जांपल लिया, जिससे मतलब एक लार्जर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है या उसका एक एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है। अभी सर मेरे को एक और चीज आपसे पूछनी है कि आपने 15-17 इवेंट्स स्पोर्ट्स करे हैं, ओलंपिक्स कर लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स कर लिए, क्रिकेट के मैचेस करे हैं, अभी भी कोई एक ऐसा टूर्नामेंट है या कुछ है जो आपको लगता है कि ये मेरी बकेट लिस्ट में है, मैं ये टूर्नामेंट जरूर एक करना चाहूंगा? कोई एक ऐसा टूर्नामेंट जो आपको अभी भी लगता है या अंदर से आपको है कि मेरे को एक बारी जब मैं रिटायर हूँ या जब भी हूँ मेरे को एक बारी एक वो करना है कवर, कोई ऐसा टूर्नामेंट? रिटायरमेंट तो गुरकीरत मुझे लगता है कि 2-1 दशक दूर है। ऊपर वाला ना जल्दी रिटायर करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एज अ दो एक कमेंटेटर क्या, खेल को फॉलो करने की तो मैं तो बोलता हूँ कि आगे हाँ की जी। 3-4 दशक भी रहे, बट फिर भी कोई एक, मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी भी जो आपको लगता है कि एक इवेंट जो आपको जेन्युइनली आप करना चाहते हो, कोई एक ऐसा इवेंट कवर। आई थिंक गुरकीरत, गॉड हैज बीन रियली काइंड। 2005 में जब जॉब ज्वाइन करने का मौका मिला तो सिर्फ इच्छा थी कि कमेंटेटर बनना है, और ऑनेस्टली मन में ये नहीं था कि किस खेल का कमेंटेटर बनना है। उस टाइम ऑफ कोर्स क्रिकेट ही ज्यादा प्रचलित था, बाकी खेल बहुत कम दिखाई देते थे। और पीछे में अगर मुड़ के देखूं तो 15-17 स्पोर्ट्स अगर कवर करने का मौका मिला तो शायद ऊपर वाले ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा दिया है। ओलंपिक्स कवर करने का मौका मिला, फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, कबड्डी वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, वो खेल जो मैंने कुछ साल पहले तक टीवी में देखे भी नहीं थे, उन खेलों को कवर करने का मौका मिला और उनकी वजह से जो लोगों का प्यार मिला, मुझे लगता है कि शायद मुझे मेरी हैसियत से ऑलरेडी ज्यादा मिल चुका है। तो और वैसे भी मैं बड़ा थोड़ा संतुष्ट टाइप का इंसान हूँ, मैं ज्यादा हसरतें पालता नहीं हूँ। ऊपर वाला जो चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड हो चाहे वो पर्सनल फील्ड हो, जो रब दी दात ओनू सिर झुका के स्वीकार करो। चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब इससे ये पता, जैसे मेरे को एक चीज जो अभी तक पूरे ऑलमोस्ट 1 घंटे में या 40 मिनट में मेरे को एक कॉमन दिखी है कि जैसे आपने बोला ना कि आप बहुत सेटिस्फाइड हो जो भी आपने अभी तक किया है, और वो झलक रहा है जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे आपने काम की बात करी। मतलब कुछ लोग हैं जो उसकी मतलब जो उसके कॉन्स आते हैं अपने काम के साथ, उसके उसको भी डिस्कस करते हैं और मेरे को उसमें कुछ गलत नहीं लगता, पर मेरे को जेन्युइनली ये फीलिंग आई है जैसे आपने बोला कि आप काफी सेटिस्फाइड हो जो भी आपको मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं होप करूंगा कि सबको भी, चाहे कोई कोई भी ये देख रहा हो या कोई भी मेरा दोस्त हो, कोई परिवार वाला हो, सबको एक ऐसी सेटिस्फैक्शन मिले, बिकॉज मेरे को लगता है ये जो सेटिस्फैक्शन है इसका सुख बहुत ही अलग है। या एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ गुरकीरत, एक चीज में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और दूसरी में कतई नहीं होनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन जो, ये भी खैर ऊपर वाले की दात है कि जिंदगी में जो कुछ भी मिले कम या ज्यादा किसी भी फील्ड में, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिश्तेदारी में, पैसे में, इज्जत मान में, परिवार में, कुछ भी मिले उसे ईश्वर की दात समझ के स्वीकार करना चाहिए, उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। लेकिन एक चीज है जिसमें सेटिस्फेक्शन कतई नहीं होनी चाहिए, वो ये कि जब भी हम काम करें, आप अपने प्रोफेशन में, मैं अपने प्रोफेशन में, तो ये कतई नहीं दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मैंने बड़ा अच्छा पहले कर लिया है तो ठीक है, फिर नया सीखने की और कुछ नया करने की ललक कम हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो मैंने काम किया है, शायद मेरी पिछली बहुत सारे इवेंट से शायद मैंने कुछ बेहतर किया है, शायद कुछ नई चीजें मैंने अपनी कमेंट्री में ऐड की हैं, शायद व्यूअर्स से कनेक्ट मेरा ज्यादा बेहतर हुआ है, शायद मैंने जनता को ज्यादा इन्वॉल्व किया है, शायद मैंने भारत के मेडल्स को कुछ ज्यादा देशभक्ति के जज्बे के साथ सेलिब्रेट किया है। तो ये कुछ नई चीजें हैं जो जाने अनजाने में ऐड हो गई हैं कमेंट्री के अंदर। तो अगेन ईश्वर से प्रार्थना है कि कुछ नया करने और सीखने की भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन जो भी आए उसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा, मैं आपको और रोकूंगा नहीं, काफी टाइम हो गया वैसे ही, पर पिछले 15-16 साल के करियर में अगर आपको कोई 4 या 5 मैचेस में आपको बोलूं जो आपको आपके हिसाब से बहुत ही मेमोरेबल रहे हो, जो आपने कवर करे हैं, 4 या 5, जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग स्पोर्ट के हों, सेम स्पोर्ट के भी हो सकते हैं, पर कोई 4 या 5 मैच जो आपको लगता है बहुत ही मेमोरेबल है आपकी आपके हिसाब से जो आपने कवर करे। सबसे पहले तो इंसान अपना डेब्यू कभी नहीं भूलता। 2006
जनवरी का महीना था, चंडीगढ़ में प्रीमियर हॉकी लीग का टियर 2 का मैच था। तो वो मेरे लिए सबसे यादगार मैच था और मुझे लग रहा था कि बहुत हालत खराब होने वाली है, क्योंकि हॉकी को देखना और इतने तेज स्पोर्ट को कॉल करना, वो भी जगबीर सिंह पाजी जैसे इतने दिग्गज के साथ बैठ के। लेकिन अगेन ऑलवेज थैंक्स टू जगबीर पाजी, उन्होंने इतना सहज महसूस मुझे करवाया कि पहला मैच कब खत्म हुआ वो पता नहीं चला। जब मैच खत्म हुआ तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे बॉस के बॉस जो ब्रिटिश नागरिक हैं वो पीछे खड़े थे और उन्होंने हाथ बढ़ा के बोला कमेंडेबल। तो अगेन बॉस के बॉस से जब आपको तारीफ मिलती है तो सारा प्रेशर खत्म हो जाता है, तो वो दिन कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद जिस खेल ने सबसे ज्यादा प्यार दिया हॉकी के साथ साथ वो है कबड्डी। प्रो कबड्डी लीग का सीजन 1 का मैच था यू मुंबा और जयपुर पिंक पैंथर्स का, मुंबई के द डोम NSCI में, क्योंकि बिल्कुल नया स्पोर्ट था और नए नए चैलेंज थे, क्योंकि ये स्पोर्ट कभी टीवी पे देखा नहीं था। इसकी कमेंट्री कैसे होगी, कमेंट्री के डायनामिक्स क्या होंगे, कुछ पता नहीं था। तो बहुत सारी तैयारी और बहुत सारे प्रेशर के साथ हम लोग गए थे। मैच खत्म हुआ और अगले दिन फीडबैक आने शुरू हुए स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से और दोस्तों की तरफ से, वो बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद तो खैर टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का हर एक मैच, स्पेशली हमारे विमेन टीम का क्वार्टर फाइनल जीतना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 55 मिनट तक एक गोल को हमारी सविता ने डिफेंड किया था, सैल्यूट टू सविता ऑलवेज। मेन टीम का क्वार्टर फाइनल जीतना, 41 साल बाद हम प्लेऑफ में पहुंचे थे। और उसके बाद जर्मनी को, मतलब एक एक मैं लम्हा उसका एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक समय हम 2 गोल से पीछे थे, फिर हम 2 गोल से आगे हो गए, फिर जर्मनी ने गोल किया, फिर आखिरी 6 सेकंड बचे हुए थे, जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला, श्रीजेश ने वो पेनल्टी कॉर्नर बचाया, उसके बाद श्रीजेश गोल पोस्ट के ऊपर चढ़ गए, फिर सारे खिलाड़ी रोने लगे, थोड़ा हमें भावुक कर दिया। तो आई थिंक जब अपना देश कुछ करता है ना गुरकीरत, चाहे वो हॉकी में हो, चाहे वो कबड्डी में हो, चाहे वो जेवलिन थ्रो में हो, चाहे वो रेसलिंग बॉक्सिंग में हो, अपने देश के खिलाड़ी जब कुछ करते हैं और एशियन गेम्स में या ओलंपिक लेवल पे कुछ करते हैं, उससे ज्यादा बड़ी यादगार हो ही नहीं सकती है। थैंक यू सर। मतलब अब जैसे आपने परफेक्टली इसको सम अप किया है कि अगर आपके आपके देश का कोई भी खिलाड़ी किसी भी स्पोर्ट में अच्छा करे, चाहे आपको उसकी नॉलेज हो ना हो, पर जो उसके साथ एक लेवल ऑफ प्राइड आता है वो सबके साथ रहता है, उसको सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको मेरे को लगता है सेलिब्रेट आप तभी कर सकते हैं अगर आपके पास वो एक देशभक्ति की भावना हो, और दूसरा आप एट अ वेरी बेसिक लेवल आप ये रिकॉग्नाइज कर सकें कि उस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस हैं जो कि किसी भी एक खिलाड़ी को या एक टीम को करने पड़ते हैं। मुझे लगता है अगर आप ये 2 चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लें तो वो इमोशन तो आप ला ही सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि मतलब जो लोग स्पोर्ट्स से नहीं भी जुड़े होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं फिर जब राष्ट्रगान बजता है एंड में। तो ये आपने मतलब काफ़ी सही तरीके से बोला। और मैं वही बोलूँगा, अभी तो कुछ बचा नहीं है अब इसके बाद डिस्कस करने को। जैसा कि मेरे को उम्मीद थी स्टार्टिंग में कि मैं भी कुछ ना कुछ सीख के जाऊँगा। और मतलब जो आपने बोला कि आपको पूरी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए किसी भी मतलब अपने काम में, क्योंकि अगर वो होगी तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, आप कभी उसको और बेहतर नहीं कर पाओगे। तो मेरे को लगता है एक ये जो मैसेज है, ये एक मैसेज है जो जो भी दर्शक हैं इस शो के, मैं हूँ, मेरे को होपफुली वो ये मैसेज लेके जाएंगे। और मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला। और जैसे कि आपने खुल के बात करी, मतलब कोई जैसे कभी-कभी होता है कि यू नो देयर इज़ एन हेजिटेंसी समटाइम्स। तो आई होप आपने भी एन्जॉय किया। और थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू सो मच गुरकीरत। Well, this was it. If you like this show, please do share it with your friends and don't forget to subscribe to the channel and do watch other episodes of Gupshup with Gil as well. And yeah, like I said, it's been one great show once again with Dr. Sunil Taneja sir. Hopefully you enjoyed it. Thank you so much. Thank you.